जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। 16 तारीख को और आज जो 17 तारीख को जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं से रिलेटेड मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं संभावित पेपर नंबर 1, एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट का पेपर 18, 19, 20, 21 या 27 मार्च तक है उनके लिए क्लास रामबाण होने वाली है। इसी प्रकार से पूरा पेपर आ रहा है दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों। ये पूरी क्लास अटेंड कर लेनी है तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देखने को मिल रहे हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है। इस क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि पेपर इसी प्रकार से आ रहा है दोस्तों। चलिए पहले प्रश्न का आंसर दीजिए। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है और यह भी बताना है कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में और एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, तो ये चीजें भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत की थी अकबर ने। सभी ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है, तो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जाने आ रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नेरोज, सिजदा और पोबोस प्रथा किसने प्रारंभ की थी? देखो, दिल्ली सल्तनत से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो पूरा पेपर मैंने एक्सपेक्टेड वैसे तैयार किया जैसा कि एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो पूरा पेपर अटेंड करना, अगर सिलेक्शन लेना तो ये क्वेश्चन जरूर अटेंड करके जाना दोस्तों, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। क्या आप लोग भी ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हो दोस्तों? यही दोस्तों लौह एवं रक्त की नीति के लिए जाना जाता है। यह भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, लौह एवं रक्त नीति, ठीक है, लौह एवं रक्त नीति के लिए यह जाना जाता है, तो यह भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। कम समय में मैं आपको आज की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करवा दूंगा फैक्ट के साथ। भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए कौन कौन स्टूडेंट बताएगा? कई बार बता चुका हूं ये वाला क्वेश्चन में। अगर ऑप्शन नंबर ए सिद्ध और कानू टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अब देखो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है बीच में। अकबरनामा को 3 टीलों में, मतलब 3 किताबों में विभाजित किया गया। पहला अकबर के पूर्वज के बारे में है, दूसरी किताब अकबर के शासनकाल के बारे में, और जो तीसरी है जिसको आईने अकबरी कहा जाता है, ठीक है, आईने अकबरी कहा जाता है। इसके रचनाकार कौन है? अबुल फजल है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा की सीटों का बंटवारा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। देखो, आपको संविधान के भाग अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है, अनुसूचियां अच्छे से पढ़ लेनी है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लेने हैं। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। जितने भी स्टूडेंट चौथी अनुसूची टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। इन निम्न में से किस श्रमिक के क्षेत्र ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, निम्न में से किसी श्रमिक के क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसमें से तृतीयक दोस्तों चीनी मिल ये नहीं है दोस्तों, ये टर्शरी सेक्टर में आते तीनों। लेकिन ये जो चीनी मिल है दोस्तों, ये द्वितीयक क्षेत्र में आती है दोस्तों, सेकेंडरी क्षेत्र में, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? जो दोस्तों कच्चे माल से कोई नया प्रोडक्ट बनता है उसी को द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? शानदार सा क्वेश्चन है भाई, सभी विद्यार्थियों को बताना है भाई। जिनके भी पेपर दोस्तों आगामी डेट्स में है या आगामी शिफ्ट में है दोस्तों, तो ये क्लास पूरी अटेंड करना है, सारे इस क्लास के क्वेश्चन अटेंड कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलने वाले आप लोगों को। अगर सिलेक्शन लेना तो ये सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं। अगर आप लोग 44 क्या पूछ रहा, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो वो कौन सा संशोधन था? बताइए, किस किस को पता है इसका आंसर? सभी विद्यार्थी बताएं। चलिए दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर ए ऑप्शन टिक कर रहे हो तो गलत है भाई, बी ऑप्शन सही टिक कर रहे हो, ठीक है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। देखो, आपसे पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। अब देखो, मौलिक कर्तव्य से सबसे पहला पॉइंट है कि इसको किसके संविधान से लिया गया। पहला पॉइंट आप यहां पे लिखोगे, गुरु इसको रूस के संविधान से लिए। किसके संविधान से? रूस के संविधान से। अब मौलिक कर्तव्य को दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये किसमें भाग 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य दोस्तों, ठीक है, भाग 4 ए में है दोस्तों। अब आपको पूछेगा इसको किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे दोस्तों संविधान विभाग में? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद कर लेना दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आई होप गाइस कि आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। अब आपसे पूछेगा इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है मौलिक कर्तव्य दोस्तों, तो आप बता देना दोस्तों, ठीक है। अब आपसे क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इस समय दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे दोस्तों, ठीक है। अब आर्टिकल में आपको यहां पर बता देता हूं, 51 का ए आपको ध्यान रखना है, 51 का ए आर्टिकल याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है दोस्तों? बेहतरीन और प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है मेरे भाई, वो राइबोसोम में होता है। कहां पर होता है मेरे भाई? राइबोसोम में होता है, याद रख लेना।
किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों यहां पर मैं लखनऊ लिख देता हूं, लखनऊ, लखनऊ का आपको याद करके अच्छे से रखना है, ठीक है। और आपको कानपुर का याद करके रखना है, कानपुर का, लखनऊ, कानपुर। और अगर और जैसे असम में मेरठ में, मेरठ में, हाँ मेरठ में, मेरठ में, ठीक है, मेरठ में ध्यान रखोगे। तो ये 3 आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान में, लखनऊ में कौन है? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल का नाम याद रखना है। कानपुर में कौन है? नाना साहब, यहाँ पर नाना साहब याद रखोगे, नाना साहब, ठीक है। और मेरठ में कदम सिंह, मेरठ में कौन है? कदम सिंह, यहाँ पे लिख दो कदम सिंह, कदम सिंह, ठीक है। और लियाकत अली असम के, ध्यान रखोगे, ठीक है। और आपसे पूछा है, आपसे किसका बिहार में पूछा तो कुंवर सिंह जी कहाँ गए? ये रहे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता ही है 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन। चंपारण आपको पता ही है 1917 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता ही है 1942 में हुआ था। सविना विज्ञा आंदोलन दोस्तों इसी का है, ऑप्शन नंबर डी। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था दोस्तों, शुरू लिखेंगे 12 मार्च 1930। ये आंदोलन मेरे भाई 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब दोस्तों ये खत्म कब हुआ था दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 में, यहीं पे लिख दो 6 अप्रैल, यहीं पर डेट लिख लो 6 अप्रैल, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, 6 अप्रैल 1930। तो ये सारी फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। फिलहाल डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों अहमदाबाद में दोस्तों साबरमती आश्रम से हुई थी, ये भी याद रखना, ठीक है। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से हुई थी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किसके संविधान से लिए गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपीएसपी, डीपीएसपी दोस्तों बताइए दोस्तों ये किसमें? भाग 4 में दोस्तों, किसमें? भाग 4 में, भाग 4 में, ठीक है। और आपसे पूछेगा इसका आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आर्टिकल रहते हैं, अनुच्छेद, अनुच्छेद पूछ लेता आप लोगों से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसका संविधान, तो इसका संबंध दोस्तों आइलैंड के संविधान से, तो ये हमने आइलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहां पर हुई थी? इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसकी शुरुआत दोस्तों पहले बंगाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी को जितने भी स्टूडेंट लॉक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये बताइए भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलो बताइए इसका आंसर। देखो राष्ट्रपति, देखो ऐसे न्यूनतम आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। देखो 35 वर्ष आप लोग टेक करेंगे। अब 35 वर्ष में दोस्तों राष्ट्रपति की और राज्यपाल की भी 35 वर्ष ही है, राज्यपाल, राज्यपाल की भी 35 वर्ष ही है, ठीक है। तो यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो ये तीनों, ये चारों आर्टिकल मैंने क्यों रखे? देखो क्वेश्चन भी मैंने वैसे ही डिजाइन किए जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन बताऊं, ताकि एग्जाम में फंसे पेपर वहीं से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एक आर्टिकल को हम अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। देखो आर्टिकल 123 में आपको पता है दोस्तों अध्यादेश जारी करता है ऑर्डिनेंस, ठीक है, अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। एक तो आर्टिकल ये याद रखना राष्ट्रपति का, ठीक है। मैं वही इंपॉर्टेंट आर्टिकल कर रहा हूं जो एग्जाम में पूछ जाएंगे। और 356 में क्या? राष्ट्रपति शासन, यहां पे लिख लो राष्ट्रपति शासन, यहां पर क्या लिखोगे? राष्ट्रपति शासन। इसीलिए दोस्तों मैंने जब पीडीएफ आप लोगों के लिए बना रहा था, मेहनत कर रहा था, तभी मैंने ये अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए रख रखे थे। यहां पर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, पार्डिंग पावर्स, ठीक है, क्षमादान शक्तियां, क्षमादान शक्तियां, यहां पर उनकी क्षमादान शक्तियां दोस्तों, ठीक है। और आर्टिकल 61 में आपको महाभियोग प्रक्रिया देखने को मिलेगी, जिसको आप लोग इम्पीचमेंट सिस्टम करते हैं दोस्तों इंग्लिश में। अगर राष्ट्रपति संविधान के किसी भी नियम का उल्लंघन करते तो उन्हें इम्पीचमेंट सिस्टम से हटाया जा सकता है। प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की है? बताइए। तो इसकी व्याख्या पोलिंग और कोरी ने की है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? अभी जस्ट बताया। भाग 2 में आप लोगों को पता ही है क्या भाई? भाग 2 में नागरिकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आपको पूछा है भाग 4 है, अभी जस्ट बताया था मौलिक कर्तव्य दोस्तों। और मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में दोस्तों, किसमें? भाग 3 में। डीपीएसपी तो मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों भाग 4 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से सुनो, एक एक फैक्ट मिलता रहेगा बीच बीच में। वेद समाज की स्थापना श्री धल्लू नायडू और केशव चंद्र सेन ने की है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई, कलकत्ता में की गई थी और राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, बंबई में, और दयानंद सरस्वती ने की थी।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी वेल्लूर बंगाल में, और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, अपने गुरु की याद में दोस्तों, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी, और वो भी कहाँ पर? मुंबई में, बम्बई कहते हो आप लोग, ठीक है, पहले, और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, बीच में ऐसे फैक्ट आते रहेंगे आप लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए, अच्छे से रिवीजन के लिए। भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है मेरे भाई? बताइए, सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है मेरे भाई? बताइए। इसमें दोस्तों आपको कर्नाटक संगीत देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। भाई जो भी चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, जल्दी जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज, क्या नाम है भाई? नटराज, किस स्थान पर पाई गई थी? तो मेरे भाई ये हड़प्पा स्थान पर पाई गई थी, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा 22.5 डिग्री भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? और मुझे उन राज्यों के नाम भी बताइए भाई साहब, बताइए। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ इंपोर्टेंट बताऊं दोस्तों फैक्ट, तो सबसे पहले दोस्तों 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है दोस्तों, ठीक है। और कहाँ से गुजरती है? यूपी के मिर्जापुर से, यहाँ पे लिख देता हूँ, यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, यूपी के मिर्जापुर होके ये गुजरती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर होके ये गुजरती है दोस्तों। पॉइंट आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और दोस्तों हमारी जो समय है ना, जो ग्रीनविच टाइम, जीएमटी बोलते हैं आप इसको शॉर्ट में, ठीक है, इससे दोस्तों ये 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। कितने? 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है दोस्तों। ये चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई। अब आपसे इन पांचों स्टेट के नाम पूछ रहा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन ने पूछा कितने स्टेट से, तो 5 स्टेट से। अब वो 5 स्टेट कौन कौन थे? एक तो इसमें यूपी आ जाता है, उत्तर प्रदेश, और एक तो इसमें एमपी यानी मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश आ जाता है और एक एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। और तीसरा कौन सा था दोस्तों? यूपी एमपी, एक आता है दोस्तों छत्तीसगढ़, तीसरा इसमें छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़। चौथा आंध्र प्रदेश, कौन सा दोस्तों? चौथा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब एक और बचता है, उसका नाम अगर आप बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा। बताइए कौन स्टूडेंट बता सकता है? बताइए कौन सा है, बताइए कौन सा भाई। अगर मेरे भाई आप लोग ओडिशा टिक कर रहे हो तो भाई सही टिक कर रहे हो, एक और है ओडिशा, ठीक है। तो ये पांचों नाम आपके सामने बता दिए मैंने। और ये कितने घंटे आगे रहती है ग्रीनविच रेखा दोस्तों? 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। निम्न में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करती है मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों को बताना है। देखो बीच बीच में मैंने फैक्ट के क्वेश्चन भी रखे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आए। पूरा पेपर दोस्तों, पूरी 100% मेहनत करी मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी, ठीक है। तो फिलहाल पहले तो आप इसका आंसर टिक कर लेंगे गुरु, इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि। अगर इन ऑप्शन को भी समझा देते तो और मजा आ जाता। बिल्कुल समझाएंगे, समझाने की तो जरूरत नहीं है, फैक्ट लिख कर लाया हूं दोस्तों। फालतू समय बर्बाद नहीं करना है, कम समय में हमें बहुत सारा रिवीजन करना है। एक प्रकार से घाघर में सागर तरह से है ना, घाघर में सागर की तरह हमें पढ़ना है। 8 डिग्री चैनल यानी कि ये क्या करता है? मिनी और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बीच में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते। अकबर के निर्माण कार्य, तो अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था 1575 के समथिंग दोस्तों, ठीक है। और इसको राजधानी भी बनाया था आगरा में दोस्तों। ये कहां पर है? आगरा में दोस्तों, ठीक है। हाँ, और अकबर ने ही दोस्तों इबादत खाना बनवाया था, याद रखेंगे। अकबर ने ही आगरे का किला बनवाया, अकबर ने ही लाहौर और इलाहाबाद का किला बनवाया, अकबर ने ही दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बीच बीच में ऐसे फैक्ट मिलते रहेंगे। 19 फरवरी 2024 से लेके 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन समय पहले हमें अच्छे से निकालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों 19 फरवरी, देखो दोस्तों लीप ईयर है, यानी कि 29 दिन होंगे दोस्तों। इसमें क्या लीप ईयर है, तो 29 दिन तो मतलब कि 29 में से आप 19 यहाँ पे घटा लो दोस्तों, ठीक है। 29 में से 19 यहाँ पे घटा लो तो 10 दिन आपको ये देखने को मिल जाएंगे, और आपको मार्च के 31 दिन देखने को मिल जाएंगे, और 20 दिन आपको अप्रैल के देखने को मिल जाएंगे। तो ये टोटल कितना हो गया? 30 और 20 50 60 61, कितने दिन हो गए? 61 दिन का हमें ब्याज निकालना है दोस्तों, 61 दिन का हमें ब्याज निकालना है, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला बेसिक तो पढ़ रखा है, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना निकालना अपन को, ठीक है। अब अगर मूलधन कितना दे रखा है गुरु? 4,000 रुपये तो मूलधन दे रखा है, और आपको रेट कितनी दे रखी है? 6% की। अब आपको समय 61 दिन, अब दिन को साल में बदलने के लिए 365 से क्या करना पड़ता है मेरे भाई? भाग करना पड़ता है। 365 से क्या करना पड़ेगा? भाग। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 365 लिख दूं तो चलेगा? नहीं भाई, लीप ईयर है ना, 366 दिन लिखने पड़ेंगे भाई, ठीक है। और नीचे फॉर्मूले का 100, नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई? फॉर्मूले का 100 आ जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूले का 100 लिख लेना है, बस अब सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, फॉर्मूले का 100 लगा लो। चलो अब सॉल्व कर लो,
ठीक है 365 मतलब कितना, ये इसका कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 से ये 6 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 40 रुपए निकल के आ चुका है दोस्तों 61 दिन का ब्याज। ठीक है, ऐसे आपको निकाल लेना है। यदि संख्या 93, 24, 8, x 6 11 से विभाजित है तो x अंक का मान ज्ञात करना है। कल की शिफ्ट में पूछा था 11 का विभाजकता का नियम। ठीक है, तो चलो लगा लेते हैं 9, 3, 2, 4, 8 x और 6, अल्टरनेट नंबर का योग देख लो, 9 2 11, 11 और 8 19, 19 6 25 यानी 25 बराबर, इधर देखो कितना आ रहा, अलग पेन से ले लेते हैं, 4 और 3 7, 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स, एक्स की जगह ऐसा क्या नंबर रखें जो 25 से माइनस हो जाए या फिर बराबर होकर माइनस जीरो आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन से उठा के देखो, पहले 8 रख के देखते हैं एक्स के, 8 और 7 15, 25 में से अगर 15 घटाओगे 10 बचेगा, क्या 10 में 11 का भाग जाएगा, कभी नहीं जाएगा, तो 8 नहीं होगा। और डी वाला ऑप्शन उठा के देखो, 7 और 7 14, अगर 14 में से आप ये घटा दोगे 25 तो 11 बचेगा बिल्कुल, और 11 11 से भाग हो जाएगा, 11 बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता चल चुका है ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि दोस्तों 7 आएगा ना यहाँ पे, हाँ 7 और 7 मिलके कितना बनेगा, 14 बनेगा दोस्तों, कितना बनेगा, 14 बनेगा, और 25 में से 14 घटाओगे तो 11 आएगा। मैंने कहा था ना, या तो 11 का मल्टीपल हो या तो जीरो आ जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ चुका है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कल की शिफ्ट में पूछा था। इलाहाबाद स्तंभ लेख निम्न में से किससे संबंधित है। देखो आपको गुप्त साम्राज्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और मौर्य साम्राज्य ना जिसको कहते हैं, और आपके दिल्ली सल्तनत से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका सही जवाब आ जाएगा समुद्रगुप्त दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, मैं लिख देता हूं, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए कहा गया, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देखा गया, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देखा गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, मेरा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है मेरा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई, किताब उल हिंद, तो बताइए इसका आंसर, अल बरूनी, क्या टिक करोगे, अल बरूनी, ऑप्शन नंबर बी। दीवान ए विभाग की स्थापना किसने की थी, बताइए, चलिए बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका, सभी विद्यार्थियों को बताना है। चलिए बताइए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे, दीवान ए विभाग, दीवान ए खैरात कर लो, यहाँ पर ये इसमें ऑप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे दीवान ए विभाग की जगह दीवान ए खैरात कर लो, दीवान ए खैरात करो। चलो बताइए, अब बताइए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी, चलिए बताइए इसका आंसर होगा क्या होगा। दोस्तों ये जो दीवान ए खैरात विभाग है ना दोस्तों, ये एक दान विभाग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक दान विभाग है। कैसा विभाग है, दान विभाग। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी, चलिए इसकी स्थापना की थी मेरे भाई फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी अगर आप लॉक कर रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने क्या की थी दोस्तों, दीवान ए खैरात की स्थापना की थी दोस्तों, विभाग की स्थापना की थी। अब कुछ इंपोर्टेंट विभाग है, अच्छे से आपको पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, मेरी मेहनत है दोस्तों आप लोगों के लिए। दीवान ए कोई विभाग, ये एक प्रकार का कृषि विभाग है, और किसने स्थापना की, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए वंदगान, ये गुलाम का विभाग हुआ करता था, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की है। दार उल शफा, ये निःशुल्क का अस्पताल था जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, दीवान ए अर्ज, ये गयासुद्दीन बलबल लेके आया था दोस्तों। तो ये सारे विभाग आपको याद कर लेने हैं दोस्तों। ठीक है, अभी जो दीवान ए अर्ज है ना, ये सैन्य विभाग था, ये याद रखना। क्वेश्चन 25 आपके स्क्रीन पर है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर आप देखेंगे गुणा 2 दिख रहा है, प्लस 4 दिख रहा है, 6 दूनी 12 प्लस 4, 6 दूनी 32 माइनस 3। तो यहाँ से कुछ समझ नहीं, आगे वाले में देखते हैं। यहाँ पे अगर तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32, यहाँ पर -3 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो 29 दूनी 32 यानी 2 और 3, हाँ यहाँ पे 29 दूनी 58 उठा है, 58 और 58 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर भी हो रहा था गुणा 2 12 माइनस 4। यहाँ पर देखो गुणा 2 2 3 4 और 6 दूनी 12, 124 माइनस 3। अलग अलग नंबर गुणा 2 करके -4 करना, गुणा 2 -4 करना है। ठीक है, 2 और -4 करोगे यानी 11 में 4 और 6, इकाई 4 है, इकाई 6 इसमें दिख रहा है। तो बस ऐसे कर लो, तो 121 का 2 गुना कर लो, 121 का पहले 2 गुना कर लो और उसमें से -4 कर लो, ये पूछा है। तो देखोगे 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, और 242 में से 4 घटाओगे 200, अरे 200 2 एकम 2 12 दूनी 24, 242 हो जाएगा। और 242 में से अगर आप 4 घटाओगे तो फिर 238 आएगा, है ना। 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, ठीक है भाई, बी ऑप्शन तो नहीं आएगा। यहाँ पे आप टिक करो 238 को, ये वाला हो। ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2 12 दूनी 24, 242 में 4 घटाओगे 238। ठीक है, शानदार था। अगला क्वेश्चन, सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखो आपका जो पेपर आया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड ही आया, और मैं ये करवा चुका हूँ मॉडल पेपर सीरीज में। आज तो एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 है, ये सब मैं मॉडल पेपर सीरीज में आपको करवा चुका हूँ।
फिलहाल आप लोग इसका कुमाऊं हिमालय टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अब अच्छे से पढ़ो, ध्यान से सुनो। असम हिमालय, ये तीस्ता और दिबांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? असम हिमालय। नेपाल हिमालय, ये काली और तीस्ता नदी के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। पंजाब हिमालय, ये सिंधु और सतलज नदी के बीच के स्थल को कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय, ये सतलज और काली नदी के बीच के हिस्से को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। याद करके रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है दोस्तों, सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है दोस्तों। ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी देखने को मिलेगी। अगर दे रखा होगा तो मैं आपके लिए, रुको, अगर दे रखा तो फिर मेहनत ही क्यों करें, ठीक है। ठीक है, अगर दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, ओरली बता देता हूँ। प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, बताइए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईबुड़ी। और उसी दोस्तों प्रायद्वीप की भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है, ठीक है। गुरु शिखर दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली, ठीक है। महेंद्रगिरी दोस्तों ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट की। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, पूर्वी घाट। क्या टिक करोगे? पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी। क्या ध्यान रखोगे? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो अनाईमुड़ी टिक कर लो, केरल की, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्न में से किस अधिनियम को मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट बता पाएंगे इसका आंसर? तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1862 टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, ये दो बार रिपीट हो गया, स्किप कर लेंगे इसको, ये 2 बार रिपीट हो गया आई थिंक, हाँ दोस्तों 2 बार रिपीट हो गया, स्किप कर लेंगे आप लोग। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना, कल की शिफ्ट में भी पूछा था। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना था, और इसी अधिनियम के थ्रू दोस्तों बंगाल में द्वैध प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी दोस्तों। डायरकी कहते हो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, कल की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, और इस क्वेश्चन को मैं मॉडल पेपर सीरीज में करवा चुका हूं, ठीक है। अब और देख लेंगे, केंद्र में एक द्विसदनी विधानमंडल की स्थापना, जिसमें राज्य परिषद और केंद्र परिषद विधानसभा होगी, इसकी भी स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुई थी। अधिनियम में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ठीक है। सारे फैक्ट पढ़ लो आप लोग। अमित ने समान राशि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए, मतलब 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस क्वेश्चन पूछा। जब भी दोस्तों 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछता है आप लोगों को, जब भी 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछता है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, मूलधन R/100 का स्क्वायर, बस इतना सा याद रखना और क्वेश्चन को फोड़ लेना है। ये होता दोस्तों सीआई और एसआई का फॉर्मूला दोस्तों 2 साल का, ठीक है। तो डिफरेंस कितना दे रखा आप लोगों को? डिफरेंस दे रखा दोस्तों 45 रुपए का। मूलधन क्या दे रखा आपको? मूलधन आपको नहीं निकालना है, मूलधन निकालना है। और रेट का स्क्वायर, रेट कितना है? 10 और 10 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100, और 100 का स्क्वायर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 10,000, ठीक है। अब आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कटाओगे, 45 गुणा 100 कितना होगा? 45 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति अधिकार को हटा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आप ध्यान रखोगे। कौन सा अधिकार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति को हटा दिया है? किस संशोधन के तहत हुआ था ये कारनामा? बताइए, इसमें तो शायद दे ही नहीं रखा है, चलो मैं लिख देता हूँ। 44वां संशोधन। कौन सा संशोधन है मेरे भाई? 44वां संशोधन है, लिख लो यहाँ पर, 44वां संशोधन, 44वां संशोधन 1978 का, ठीक है। तो ये आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर, ये जो भी मान लो, डी मान, ई मान लो, चलो ठीक है, ये आपका सही रहेगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, ऑप्शन में नहीं दे रखा है इसलिए माफ़ी चाहूँगा फिलहाल, ठीक है। आप लोग ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना, ये 44वां है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। अगले फैक्ट आप याद कर लो, अच्छे से रट लो इनको, एक ही पेज पर लिख रखा है। 71वां संशोधन, मणिपुरी कोंकणी नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। 21वां संशोधन, पंद्रहवीं भाषा को सिंधी भाषा का दर्जा, ठीक है। ये सारा फैक्ट आपको याद कर लेना है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा इससे बेस्ट कंटेंट दोस्तों, पूरा 100% कंटेंट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, आप लोगों के लिए मेहनत करी है मैंने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर टिक कर लो। पहले तो आप संशोधन प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली, ये अच्छे से पढ़ लो। अब इनके आर्टिकल लिख कर लेके आऊँ मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, तो निश्चिंत रहें, ठीक है। ये आर्टिकल्स मैं लिख के लेके आऊँ, फिलहाल आप आंसर टिक करेंगे। 368 आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये देखो, ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने। 315 में राज्य लोक सेवा आयोग है, ठीक है। 324 में निर्वाचन आयोग है, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। ये सारे आर्टिकल पढ़ लेना, एग्जाम में पूछेगा एक ना एक आर्टिकल आपको। अब आपको दोस्तों जब भी नाव धारा के क्वेश्चन दिखते हैं तो हमेशा ये रेशियो बना लेना है। क्या बना लेना मेरे भाई? ये रेशियो बना लेना है। तो ये रेशियो बनते ही दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है। आपने कहा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। अब आपके पास दूरी है, समय है, क्या चाल नहीं निकाल सकते? चाल कैसे निकालती? दूरी बट्टे समय। तो 36 में आपको 3 का भाग देके चाल निकाल लेनी, 12। ये आ चुकी धारा की दिशा।
और लौटते समय धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी यानी उतनी 36 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में। तो 36 किलोमीटर की दूरी इस बार 5 घंटे में कितना आएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 यानी 7.2, कितना आ गया 7.2 आ चुका है। अब आपको निकालने के लिए क्या क्या, स्थिर जल में नाव की चाल, और नाव की चाल आप कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़कर आधा करते हो, दोनों को 12 7 19 19.2 19.2 का आपको दोस्तों आधा कर लेना है। तो जैसे ही मेरे भाई आधा करोगे तो यहाँ पे कितना 19 2 9 18 9.6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने निकाल दिया। अब मुझे आप लोग वाटर की वैल्यू निकाल के बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, वाटर की चाल। बीच में एक और कंसेप्ट आ गया दोस्तों, अच्छे से एक और फैक्ट आ चुका है, शाहजहां के निर्माण कार्य देख सकते हैं आप, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, शालमार बाग और मयूर सिंहासन, ये सब किसके निर्माण कार्य हैं, शाहजहां के। रोंगाली असम के एक प्रमुख त्योहारों में से एक है जो किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मेरे भाई अप्रैल महीने में मनाया जाता है मेरे भाई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बढ़ते रहेंगे अब थोड़ा सा फास्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन से ही होगा, ये क्वेश्चन मेरे भाई ऑप्शन से ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो सी आता है 3 नंबर पर और यहाँ पर डी आता है 4 नंबर पर। 3 से 4 हुआ है यानी +1 हुआ है, तो 16 और 17 पे ओ आता है, लेकिन यहाँ पे ओ 17 पे क्या आना चाहिए, क्यों आता है, लेकिन ओ आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आप देखो बी आता है 2 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, यानी +2 हुआ है। उसी तरह से पी आता है 16, 16 और 2, 16 में 2 प्लस करो कितना आएगा, 18 आएगा, लेकिन यहाँ पे एन दे रखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा वाला चेक कर लो, एफ आता है 6 पे, डी आता है 4 पर, 6 से 4 -2 हुआ है, और तो पी आता है 16 पे, 16 में 2 जोड़ो 17 18, 18 पे क्या आता है, एन आता है, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। क्या हुआ भाई, कहाँ पर मिस्टेक हुई है इसमें, फिर कुछ तो मिस्टेक हुई है। 4 बी आता 2 पे, फिर ये 4 -2 हुआ है। चलो ये वाला ऑप्शन तो नहीं लग रहा है फिर तो, ठीक है, ये वाला भी नहीं लग रहा है। डी वाला ट्राई कर लेते एक बार अपन डी वाला ट्राई कर लेते हैं, डी वाला एक बार ट्राई कर लेते हैं। डी वाले में बी 2 पे आता है और डी 4 पे आता है, 2 से 4 +2 हुआ है, तो 16, पी आता है 16, 16 में 2 जोड़ो 18, 18 पे आर आता है। फिर इसमें तो लग रहा है मुझे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रहा है दोस्तों, मुझे लग रहा है ऑप्शन में मिस्टेक है। इसमें कंफर्म हो गया भाई, ऑप्शन में ही मिस्टेक लग रही है। -2 16 -2 करो 14, ऑप्शन में मिस्टेक हो रही है क्या, नहीं यार, ऑप्शन में तो कोई नहीं हो रही। चलो एक बार और देख लेते, एक बार ट्राई करके, कहाँ तक था, यहाँ तक और ट्राई कर लेते हैं। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं यहाँ से। देखो दोस्तों, ये वाला सी वाला ट्राई करते, सी वाला एक बार ट्राई कर लेते हैं, सी वाला ट्राई कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, सी वाला ट्राई करते हैं। देखो एफ आता है 6 नंबर पर और डी आता है 4 से, 6 से 4 हो रहा है यानी -2 देखने को मिला है। तो आपको दोस्तों 16 में -2 करोगे 14, यानी 14 देखने को मिल रहा है एन। ठीक है, एफ आता है 8 नंबर पर और क्या आता है 11 पर, +3 देखने को मिल रहा है, तो 3 पे आता है सी में +3 करो 6 और 6 पे एफ आता है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन लग रहा है, सी वाला ऑप्शन। टी आता है 20 नंबर पर और आ आता है 18 पर, 20 से 18 यानी -2, तो एल आता है 12, 12 में से 2 माइनस करोगे 10 और 10 पे जे आता है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी, सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो आंसर आएगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी कौन सा क्षेत्र, इंग्लिश में कौन सा सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर। द्वितीय मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी स्टूडेंट को बताना है। ये योजना 56 से लेकर 61 तक चली थी और ये पीसी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन नंबर सी, ये फर्स्ट योजना थी दोस्तों, फर्स्ट मॉडल मतलब जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की मतलब कि आपको डेट पूछी है, सभी विद्यार्थी बताएंगे, तो 2012 से 2017। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, फैक्ट, ये अगला फैक्ट क्या क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में दांडी मार्च शुरू करेगी। देखो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था। ठीक है, ये बताइए निम्न में से सत्याग्रह के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था, वो कौन सा सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो वो बारदौली सत्याग्रह था दोस्तों, जिसमें 1928 में ये क्वेश्चन भी पूछा है दोस्तों। ठीक है, यहीं पे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों वहाँ की महिलाओं ने दोस्तों सरदार का टाइटल दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है मेरे भाई। निम्न में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था दोस्तों, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को बताना है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा, सभी स्टूडेंट को बताना है। तो जितने भी लेटन टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा आप लोगों का रिवीजन प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। बहुत मेहनत लगी दोस्तों कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, अगर मेरे भाई अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और आप पहली बार मतलब क्लास देख रहे हो या नए स्टूडेंट जुड़े हैं, तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपके काम की चीज़ सर इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो पीडीएफ मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जाइए ज्वाइन होइए और पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए। भाई जिनका भी पेपर 18 तारीख को है, ठीक है, 19 तारीख को है, 20 तारीख को है, 21 तारीख को है, ऐसे 27 तारीख से जिनके भी पेपर है स्पेशली वो जरूर देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।